वाहिगुरु। लो जी, हम कर रहे हैं स्टैट का एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके आई थिंक मैंने नोट्स भी आप लोगों को डाले थे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहते दो टाइप का है। ओनली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फिलहाल दो टाइप का है। पहला है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है हमारा यहां पर थियोरेटिकल और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हम कर रहे हैं, उसके अंदर फिलहाल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो टाइप का है, एक ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक थियोरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसमें ऑब्जर्व्ड वाला कौन सा होता है? सबसे पहले जो ऑब्जर्व्ड के बारे में हम बात करेंगे वो होता है जिसको आप लोग एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू दोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच आर ऑब्टेन्ड बाय, जिसको आप लोग ऑब्टेन्ड करते हो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जिसको आप लोग क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो, वो कहलाता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा एक सेकंड में क्लास ज्वाइन करवा दूं यार, ज्वाइन क्यों नहीं हो रही क्लास, हद हो गई। ऑलरेडी तो ऐड करते इसको। हाँ जी, एक्चुअल ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो वाली होती है जिसको ऑब्टेन करते हो आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इसके अंदर जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जनरली जो ऑप्शंस पढ़ते हैं, जैसे इसके अंदर हम पढ़ते हैं एवरेज, तो एवरेज को आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और एक्चुअली ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हम यूज करते हैं डिस्पर्सन, तीसरा हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर स्क्यूनेस। अब दोबारा सुनो इस पूरे सारे को। द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू दोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच आर ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से आपने जिस डाटा को ऑब्टेन किया हो वो कहलाता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग जो चैनल यूज करते हैं, डिवाइसेस यूज करते हैं, उनका नाम दिया गया है एवरेज, डिस्पर्सन और स्क्यूनेस। दूसरा हमारा होता है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो होते हैं विच इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट।
जिसको आप लोग एक्चुअल तौर पर नहीं ऑब्टेन कर सकते, वो कहलाते हैं थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप एक्चुअल में नहीं ऑब्जर्व कर सकते। जैसे आप लोग इसका जो दूसरा नाम है, आप इसको कह सकते हो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इसमें आप एग्जांपल लिखें कि इफ coins are tossed 160 times and the probability of getting a head is considered a success। अब यहां पे क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, एक कॉइन है उसको 160 बार टॉस किया आप लोगों ने, ठीक है, और हेड अगर आए तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, मतलब जिसमें संभावना हो ओनली, जिसको आप एक्चुअली ऑब्जर्व ना कर सको, सिर्फ संभावना का पता लगाओ, वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। हाँ जी, समझ में आई ये दोनों अलग अलग बातें? हेलो। यस यस सर। ओके जी, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बाइफरगेट कर दिया अपन ने दो पार्ट में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारा, उसको अपन ने बाइफरगेट कर दिया दो पार्ट में। एक को नाम दिया डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक को नाम दिया कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे डिस्क्रीट में दो आएंगे। जो हमारा डिस्क्रीट है उसमें हमारे दो तरह के दो डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, एक आएगा बाइनोमिनल, एक आएगा पॉइजन। ठीक है, कंटिन्यूस में एक आएगा ओनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन टॉपिक हैं हमारे पूरे पूरे, जिसको अपन ने स्टडी करना है। ठीक है, यहां तक की बातचीत। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। जो डिस्क्रीट है उसको आगे दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, एक हमारा बाइनोमिनल, दूसरा हमारा पॉइजन। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक ही पार्ट है जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब ये हमारे तीन टॉपिक हैं जिसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमिनल। हाँ जी, इनकी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगा, बाकी आप नोट्स में से रीड आउट कर लोगे सबसे पहले। हाँ जी, हाँ जी, पहली खास बात इसके बारे में जो आपने ध्यान रखनी है, ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी बात जो खास आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किया है स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली। नेक्स्ट थिंग,
ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन में यूज होता है, ठीक है, जहां रिजल्ट जो आता है टू पॉसिबिलिटीज लेकर आता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी कैसी, एक सक्सेस एक फेलियर। पहली खास बात डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी किसने डिस्कवर किया है इसको, स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो कौन सी सिचुएशन में यूज होता है, ऐसी सिचुएशन जहां पे जो रिजल्ट है दो पॉसिबिलिटी लेकर आता है, एक सक्सेस एक फेलियर। ठीक है, ठीक है, सक्सेस को हम पी से डिनोट करते हैं और फेलियर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। यहां तक समझ में आया? हाँ जी, यस सर, यस सर। ओके जी। इसका फॉर्मूला होता है हमारा पी एक्स बराबर एन सी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स इंटू पी की पावर एक्स। अब यहां पे ठीक है, जो पी एक्स इक्वल टू एक्स है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस इन एन ट्रायल। नेक्स्ट थिंग, जो छोटा p है स्मॉल p, ठीक है, वो है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। जो क्यू है वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। क्यू को आप लोग 1 - p भी बोल सकते हैं। n आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ठीक है, हाँ जी, यहां तक फॉर्मूले तक कोई दिक्कत? हाँ जी, नो सर, नो सर। एनसीएक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स पी की पावर x। इसमें क्या मामला होता है, n आपने ट्रायल किए, उसमें से x सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी हम ज्ञात कर रहे हैं। आप लोगों ने n बार ट्रायल किया, किसी चीज को n बार ट्रायल किया, ठीक है, उसमें x सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी आप लोग निकाल रहे हो इस फॉर्मूले में। ठीक है, इसकी खास बात क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, आप लोग इसको परमानेंट नहीं कहेंगे परंतु ऑलमोस्ट जो p और क्या होते हैं वो बराबर होते हैं, लगभग हाफ हाफ। हमेशा नहीं परंतु स्पेशली गिवन हो तो ठीक है, नहीं अप्रोक्स ये 0.5 के बराबर होते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी सभी को ये तो पता है ना कि 0 से 1 के बीच में होती है। या किसी को डाउट है इस बात में भी? नो सर। ओके, चलो जी अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस और अजम्पशंस। निकिता जी नाम लेकर बताओगे कौन कौन बैठे हैं? सर निशा और शिवानी जी और मैं। बस 3 लोग? हाँ जी सर। ओके जी। कंडीशन या अजम्पशंस मतलब मान्यताएं या शर्तें क्या हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? पहली बात, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। इसमें जो ट्रायल होंगे वो फाइनाइट नंबर में होंगे, फाइनाइट एंड फिक्स नंबर होंगे, मतलब एन आपको पता होगा।
यानी कि n की वैल्यू आपको पता होगी यहां पर। ठीक है, दूसरी बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम का मतलब क्या है? हर ट्रायल के दो रिजल्ट निकलेंगे, हर ट्रायल में दो रिजल्ट आएंगे। ठीक है, एक रिजल्ट किसको डिनोट करेगा? सक्सेस को, एक करेगा फेलियर को। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम का मतलब क्या है? ईच ट्रायल मस्ट रिजल्ट इन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि भैया एक के में सक्सेस आएगी और ऑटोमेटिकली दूसरे में किसकी मानी जाएगी? फेलियर मानी जाएगी। जैसे आप कॉइन फेंको, आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस माना, तो हेड आना तो आपका पी हो गया, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। तो टेल आना ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? क्या वो माना जाएगा? टेल आना क्या माना जाएगा? फेलियर की प्रोबेबिलिटी माना जाएगा। थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी in each trial, sorry, the probability of success in each trial is constant। ठीक है, कहते हैं इन ईच ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन कांस्टेंट। हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो पी द्वारा डिनोट की जाएगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब आप कॉइन को टॉस करो, भैया कॉइन को टॉस करने पर हर बार पी हमेशा हाफ ही रहेगा, क्योंकि हेड या टेल क्या होते हैं? 50-50% ही होते हैं चांसेस इनके आने के। आप लोग हेड या टेल कॉइन टॉस करते हो तो उसके आने के चांसेस क्या होते हैं? हाफ हाफ ही होते हैं। तो आप कॉइन जब मर्जी फेंक लो, आज फेंक लो, कल फेंक लो, 6 महीने, साल, 2 साल, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हमेशा सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हाफ ही रहेगी, चाहे ट्रायल जितनी बार मर्जी कर लो। 4 नंबर में कहता है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। हर ट्रायल क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब समझते हो? इट मीन्स वो डिपेंड नहीं होता किसी पे। अगर अगर हम एक बार पॉइंट को करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी को लिखा हो। तो मेरी बात सुनो, आने से दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं। बिल्कुल, आपने कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, अब आपने हेड उसमें से उतार थोड़े लिया, नेक्स्ट टाइम भी हेड आ सकता है। इंडिपेंडेंट रहती है, ट्रायल जो थे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी वो चीज जो अब आई है, प्रोबेबिलिटी जिसकी आई है, वो नेक्स्ट टाइम भी आ सकती है। क्या कहता है कि आउटकम ऑफ एनी ट्रायल, आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, आउटकम ऑफ एनी ट्रायल, ठीक है, डजंट अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ द सब्सिक्वेंट ट्रायल। भी पहला ट्रायल या नेक्स्ट ट्रायल पिछले वाले ट्रायल से अफेक्ट नहीं होता, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगली बात, हाँ जी, अब आती है इसकी प्रॉपर्टी।
पहली प्रोबेबिलिटी है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि थ्योरेटिकल के अंडर आया था ये। दूसरी बात आपको बताई थी मैंने, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तीसरा कहता है इसमें ना लाइन ग्राफ अगर बनाए आप, ठीक है, लाइन ग्राफ में क्या कहता है कि अगर इसका आप ग्राफ बनाओ, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, जो सक्सेस है वो एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ सक्सेस यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाई पे, ठीक है, यहां पे प्लॉट की जाती हैं। नंबर ऑफ सक्सेस तो एक्स एक्सिस पे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाई एक्सिस पे प्लॉट की जाती है। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो शेप है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना, अगर पी और क्यू की वैल्यू बराबर है तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिमेट्रिकल। क्या होगा? सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल की कोई वैल्यू बता सकता है क्या होती है? सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, is equal to mode. सिमेट्रिकल का मतलब होता है कोई भी उसमें विंग वर्ड नहीं है। अगर P इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे आप लोग एक चीज और बराबर लिख लो, हाफ लिख लो, क्योंकि हाफ हाफ ही हो जाएंगे सारी। अगर P इक्वल टू क्यू इक्वल टू हाफ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये स्क्वीड हो जाएगा, स्क्वीड। जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल भी दो टाइप का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? ठीक है, जब P लेस देन क्यू, या फिर आप कहें कि P इज लेस देन हाफ। ठीक है, नेगेटिव कब होगा? उल्टा इसका, जब P इज ग्रेटर देन हाफ। समझ में आई मेरी बात? शेप ऑफ जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है किस पे डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ P एंड क्यू। अगर वैल्यू ऑफ P एंड क्यू इक्वल टू हाफ है, दोनों बराबर हैं और इक्वल टू हाफ है, तो वो होगा सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर वो दोनों बराबर नहीं है, इक्वल टू हाफ नहीं है, तो होगा वो स्क्वीड। स्क्वेड का मतलब क्या है? एसिमेट्रिकल। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब P लेस देन क्यू और लेस देन हाफ होगा। नेगेटिव कब होगा? जब P ग्रेटर देन हाफ होगा। अगली प्रॉपर्टी इसकी 5 नंबर प्रॉपर्टी है मेन पैरामीटर। इसमें जो मेन पैरामीटर है, दो पैरामीटर हैं। ठीक है, P एंड क्यू। दो पैरामीटर कौन कौन से हैं? P एंड क्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये वाला मामला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिख लेना।
छठा है कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या मामला आएगा, इसके अंदर हम फॉर्मूलाज आ जाएंगे। जो मीन है यानी कि एक्स बार है वो निकलता है एन इंटू पी करके। कौन है ये दिमाग खराब करता है। हाँ जी, मीन कैसे निकलेगा, एन इंटू पी करके। दूसरे नंबर पे बारी आएगी वेरिएंस की। वेरिएंस का साइन होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, वो निकलेगा एन इंटू पी इंटू क्यू करके। अगर आपसे एस डी निकलवाना हो तो कैसे निकलेगा, रूट एन पी क्यू करके। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकलवाना हो, इसका फॉर्मूला है, इसको शो करते हैं आप, बीटा 1 का स्क्वायर रूट बराबर है क्यू माइनस पी बटा में रूट एन पी क्यू। फिर अपन ने निकालना है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा 2 से। ये बराबर है 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू बटा में एन पी क्यू। ये फॉर्मूले हैं 6 जो इंपॉर्टेंट है, हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। हाँ जी, समझ में आया। हाँ यस जी, सर। हाँ जी सर। ओके जी ओके। इसमें हम लोग 7वीं प्रॉपर्टी हम इसकी लिख लेंगे, यूजेस। अब ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है कॉइन एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, डाइस थ्रोइंग में, ठीक है, या फिर हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम, बाय ए कंपनी। यहां ये यूज होता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जितनी भी बातें मैंने लिखवाई आप सभी को समझ में आई। हाँ जी सर यस सर। ओके। अब आपको मैं एक दो वर्ड है यहाँ पर, 3 वर्ड में आपको, वैसे तो आपको मतलब पता होगा, एग्जैक्टली का मतलब पता है आपको। जैसे मैं लिखूं एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब पूरे पूरे 2 ही हेड आने चाहिए। अगर मैं लिखूं एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम एटलीस्ट दो। कम से कम ज्यादा 2, कितने भी हो सकते हैं। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं लिखूं एट द मोस्ट 2, इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा ज्यादा नहीं। 2 हो सकते हैं, 0 1 2। ठीक है, समझ में आई। कम से कम 2, तो यहाँ 2 और 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ये 3 वर्ड समझ में आए। यस सर। ठीक है, यही पूछता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा इसमें
मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए। मीन का निकालना एनपी, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट एनपी क्या हो, वेरिएंस का हमारा नॉर्मल एनपी क्या है, ठीक है। और तो अपन ने कोई फॉर्मूला इसमें है नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी लिखवा दिया, कर्टिसिस भी लिखवा दिया, ठीक है। चलो अब आता है दूसरे वाला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया सभी को? यस सर। ओके जी। बाकी नोट्स में दे रखा है, कुछ एक्स्ट्रा वहां दिखे तो आप लोग वहां से देख लेना। पहली बात तो कुछ छोड़ा नहीं, ओके सर। बता देना। हाँ जी, इसके बारे में खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है, पहली बात वही बात है ये भी, ठीक है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड थिंग, डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन। पिछले वाले का नाम क्या था? डेनिस पॉइसन, ठीक है। कब? 1837, ठीक है। और इसको जो जाना जाता है इस बंदे के नाम से, इसी को क्या कहा जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसी बंदे के नाम की वजह से जाना जाता है। अगली खास बात, यूज होता है रेयर इवेंट के लिए। किसके लिए यूज होगा? रेयर इवेंट्स के लिए, ठीक है। आप लोग कह सकते हो वहां यूज होगा जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। डेथ्स ऑन डेथ पॉइंट, रोड एक्सीडेंट, ठीक है। मिस्टेक्स इन ए बुक ऑन ए पेज, पेज इन ए बुक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके जो वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है, ठीक है। पहली बात, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देने वाले बंदे का नाम फ्रेंच मैथमेटिशियन डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइजन। कब दिया? 1837 में। यूज कहां होता है? जहां रेयर इवेंट्स हैपनिंग होती हैं। कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है, ठीक है। डेथ ऑन डेथ पॉइंट इसका एग्जांपल हो गया, रोड एक्सीडेंट इसका एग्जांपल हो गया, मिस्टेक्स ऑन ए पेज इन ए बुक ये भी इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। यहां पर जो पी की वैल्यू होती है अप्रोक्स 0 के बराबर होती है और क्या वो लगभग 1 के बराबर होता है। हाँ जी, समझ में आई यहां तक? यस सर। ओके जी। इसका फॉर्मूला होता है अपना e की पावर -m इंटू m की पावर x बाय में x का फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो e की पावर -m इंटू m की पावर x बाय x का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल किस किस को खोलना आता है?
सर ये फैक्टोरियल इतने से, अगर 10 फैक्टोरियल है तो 10 into 9 into 8 into यस 7 यस 6 यस 1 बिल्कुल तक आएगा। बिल्कुल ऐसे वाली बात। ठीक है, यहाँ ई की वैल्यू रहती है 2.7183। ठीक है, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। Poisson distribution as limiting form of binomial distribution। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या कहता है, नंबर ऑफ ट्रायल क्या होते हैं इसमें, मतलब एन की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट इनफाइनाइट होती है। सेकंड थिंग क्या कहता है, जो पी होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब पी अप्रोक्स 0, क्यू अप्रोक्स 1 के बराबर होता है। तीसरी बात जो है, एन पी बराबर होता है एम के, ये तो हमें भी पता है। ठीक है, ये तीन बातें हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला है हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहली तो वही आएगी, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी आएगी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। क्या होगी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू? हाँ जी, पी लगभग 0 के बराबर, क्यू बराबर इक्वल टू 1। 1 कोई मेरे को बताएगा पी की वैल्यू हम 0 क्यों लिख रहे हैं बार बार? क्योंकि सर ये रेयर इवेंट्स है इसलिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज वेरी रेयर, ना के बराबर। तीसरी है मेन पैरामीटर। इसमें जो मेन पैरामीटर है, इट हैज ओनली वन पैरामीटर। ये बात ना ध्यान रखनी है। पिछले वाले में कितने पैरामीटर आए थे? 2। इसमें कितना आया है? 1, वो भी कौन सा? एम। पिछले में कौन से आए थे? पी और क्यू। यहाँ पे एम किसके बराबर होता है? एम इंटू सॉरी एम एन पी के बराबर होता है। चौथी प्रॉपर्टी, शेप ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो शेप होती है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, बट स्क्यूनेस डिमिनिशिंग हो जाती है कब? ठीक है, एज द वैल्यू इंक्रीजेस, एज द वैल्यू ऑफ एम इंक्रीजेस। जैसे एम बढ़ेगा
वैसे ही स्क्यूनेस डिमिनिशिंग होनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? इसमें आप लोग एक लाइन और लिख लेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टू द राइट and degree of skewness falls ठीक है एज m इंक्रीजेस। जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ जाती है स्क्यूनेस कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी मीन है जो x बार द्वारा डिनोट होता है और m द्वारा डिनोट होता है, वो निकलता है np करके। इसमें वेरिएंस जो निकलता है साइन वही रहता है, वेरिएंस m के यानी कि मीन के बराबर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन साइन ये रूट ऑफ m होता है। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस रूट बीटा 1 इक्वल टू 1 बाय रूट m। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसेस, ठीक है, वो होती है बीटा 2 के, बराबर है 3 प्लस 1 बाय m के। ठीक है, यहां खास बात क्या है, यहां मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने। समझ में आया? अगली प्रॉपर्टी भी यही है। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी कह सकते हो आप इसको। छठी प्रॉपर्टी का नाम ही है इक्वलिटी ऑफ मीन एंड वेरिएंस। छठी प्रॉपर्टी का नाम मैं लिख देता हूं, इक्वलिटी ऑफ मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, यहां पर मीन एंड वेरिएंस को इस रूप में भी बराबर दिखाया जा सकता है। ठीक है, लिखा भी जा सकता है। ठीक है, तीसरी चीज मीन को हम m से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब ये यूज कहां कहां होता है ये भी पेपर में सवाल देता है, वो हम पढ़ेंगे। रोल यूजेस या फिर एग्जाम्पल्स या फिर इंपॉर्टेंस, इतने सारे नाम हैं। जो बात आप पढ़ेंगे उसकी पहली बात, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूज होता है। क्या होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल? हाँ जी, हेलो,
Yes, sir. क्या होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं। क्वालिटी दो तरीके से चेक की जा सकती है, एक तो इन बिटवीन द प्रोसेस, कोई आइटम बन रही है, एक बनने के बाद, ठीक है। तो हमारा जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में ये चेक करने का काम आता है कि कितना डिफेक्ट है एक आइटम में, क्योंकि डिफेक्ट क्या होता है, बहुत रेयर होता है किसी भी आइटम में। दूसरे में आएगा इन बायोलॉजी, टू काउंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया काउंट करने के काम आता है। तीसरा, ठीक है, इन इंश्योरेंस प्रॉब्लम, ठीक है, टू काउंट द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज समझते हो भी, कितनी डेथ हैपन हुई है इंश्योरेंस के मामले में। चौथा है टाइपिंग एरर पर पेज, भी एक पेज में कितने टाइपिंग एरर हैं। पांचवी बात, ठीक है, टू काउंट द इनकमिंग टेलीफोन्स, इन ए टाउन। छठी है डिफेक्टिव ब्लेड्स इन ए लॉट, सातवां एग्जाम्पल हम लोग पढ़ सकते हैं, रोड एक्सीडेंट बोल सकते हो, ठीक है। लास्ट बोल सकते हो सुसाइड कमिटेड बाय लवर्स ऑन ए लवर पॉइंट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यूजेस हैं जहां हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, ठीक है जी। आया समझ में आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, बाइनोमिनल डन, पॉइजन डन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई जुड़ गया है, कोई एक आधा और भाग गया? नहीं सर, वही है, बीच में नेहा आई थी बट फिर चली गई। नेहा की क्लास ज्वाइन ही नहीं होती, पता नहीं क्या दिक्कत हुई पड़ी है। हाँ जी, नेक्स्ट वन जो हम अब कंटिन्यूस वाला पढ़ेंगे, ठीक है, उसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, ठीक है। सबसे पहली खास बात इसके बारे में जो आपने ध्यान रखनी है, ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड थिंग, ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को स्टडी करने में, यानी कि ये यूज होता है, यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ random variable, behavior of continuous random variable, random variables, ठीक है, लाइक हाइट, वेट,
यानी कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, हाइट वेट को मेजर कर सकते हैं इसके अंदर अपन, एंड इंटेलिजेंसी। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, इंग्लिश मैथमेटिशियन। बाइनोमियल में आया स्विस, पॉइजन में आया फ्रेंच, यहां आया इंग्लिश। ठीक है, अब्राहम डी मोविर, अब्राहम डी मोविर इन 1733। ठीक है, लेटर रीडिस्कवर किया इसको, लेटर रीडिस्कवर्ड एंड अप्लाइड। दो सवाल हो गए यहां पर। फर्स्टली डिस्कवर किया इंग्लिश मैथमेटिशियन अब्राहम डी मोविर ने 1733 में, उसको रीडिस्कवर और अप्लाई किया, ठीक है, किसने, लैपलेस एंड कार्ल गोस। लैपलेस एंड कार्ल गोस। ठीक है, ये मशहूर किस नाम से है, ये फेम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ कार्ल गोस। कार्ल गोस की वजह से ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से फेम है। हाँ जी, यहां तक समझ में आया? हाँ जी, हेलो। तो ये लास्ट लाइन क्या लिखी है आपने? मैंने लिखा है जी, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द नेम ऑफ कार्ल गोस। कार्ल गोस के नाम की वजह से इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ जी, अगला जो हमारा मामला है वो ये है, हम लोग हेडिंग बनाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि n, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे, नाइदर p नॉर क्यू इज वेरी स्मॉल। ना तो p ना क्यू बहुत छोटे नहीं होते। ठीक है जी, अब इसका जो आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है वो ये है, x बराबर x, ठीक है, बराबर 1 बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन √2π, ठीक है, इंटू ई की पावर है -1/2 ब्रैकेट x माइनस x बार, बाय में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन सारे का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर खास लाइन आपने क्या लिखनी है, खास लाइन ये लिखनी है जो मैं लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
Is that normal distribution? Whose mean is 0 and variance is unity? ठीक है, बच्चों वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो मीन होता है या एक्स बार होता है वो 0 होता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 होती है। ये पेपर में सवाल भी आया हुआ है, ठीक है। वेरिएंस की जगह आप लोग काट के स्टैंडर्ड डेविएशन करो, ये गलत लिखा हुआ है किताब में। ठीक है जी, अब आता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होता है वैसे? हाँ जी, कोई बता सकता है इसका ग्राफ कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। यस, ऐसे होता है, बेल शेप्ड, ठीक है। यहां पे ये एक्स बार, ठीक है, ये ट्राई टू टच दैट पॉइंट बट नेवर टचेस। ये वाले जो पॉइंट हैं, ये टेल है जो, ठीक है, टच करने का प्रयास करती है परंतु नेवर टच, कभी भी टच नहीं कर पाती, ठीक है। कहता है शेप ऑफ नॉर्मल कर्व है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो ये शेप है, ठीक है, डिपेंड करती है, ठीक है, किस पे? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ठीक है। अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन और अलग अलग मीन की वैल्यू पे ग्राफ अलग अलग टाइप में छपेगा, ठीक है। चलो जी, अगली कहानी, अगली आती है इसकी अजम्पशंस। पहली अजम्पशन है इसकी इंडिपेंडेंट कॉजेज, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो फोर्सेस अफेक्ट करते हैं इवेंट को मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जो फैक्टर हैं या फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस हैं अफेक्टिंग द इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब तो समझते हो। दूसरा है कंडीशन ऑफ सिमेट्री। कंडीशन ऑफ सिमेट्री में क्या कहता है कि द ऑपरेशन ऑफ कैजुअल फोर्सेस मस्ट बी सच दैट द डेविएशन फ्रॉम मीन ऑन आइदर साइड इज इक्वल इन नंबर एंड साइज। कहता है जो ऑपरेशन ऑफ कैजुअल फोर्सेस है ऐसा होना चाहिए कि जो डेविएशन निकालो आप मीन से, चाहे लेफ्ट से निकालो चाहे राइट से निकालो, ठीक है, वो डेविएशन क्या आना चाहिए? इक्वल इन नंबर एंड साइज आना चाहिए। जो डेविएशन आना चाहिए, ठीक है, वो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से। थर्ड वन इज मल्टीपल कॉजेशन। इसका मतलब क्या है? कैजुअल फोर्सेस मस्ट बी न्यूमरस एंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेट और इंपॉर्टेंस। जो कैजुअल फोर्सेस हैं, यानी कि जो कैजुअल फोर्सेस आपके इफेक्ट करने वाले हैं,
ठीक है, वो क्या होने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेट एंड फोर्स के, इक्वल वेट एंड इंपॉर्टेंस के होने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद अब आती है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, थके तो नहीं? नो सर। हाँ जी, कोई और? किसी के जहाज उठ गए हो? नो नो। हाँ जी। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मामला। पहला है, जो अपने ग्राफ बनाई थी, उस ग्राफ का नाम था परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इफ वी फोल्ड द कर्व, if we fold the curve along its vertical axis, vertical axis, ठीक है, at the center, ठीक है, two halves would coincide, यानी कि आप उस सेंटर से उसको, आप लोग जैसे अपना ये ग्राफ था, ठीक है, यहां सेंटर से आप लोग फोल्ड करते हो तो दोनों हाफ एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। मतलब ये वाला हिस्सा अगर इस तरफ से परली तरफ पलटी मरवाते हो तो इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, 50-50 मतलब प्रॉपरली कवर कर लेगा सर वो उसको। कवर कर लेगा जी। दूसरी बात, यूनी मॉडल। यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट हैज ओनली वन मॉडल, वन मोड। ठीक है। तीसरा है इसमें, सेंटर पर मेन मीडियन मोड बराबर होते हैं। ठीक है। चौथा है, मैंने क्या बताया था कि ये टच करने का प्रयास करता है परंतु कभी टच नहीं कर पाता। टू द बेस लाइन। मुझे एक सेकंड कॉल है, मैं लेता हूं। हेलो, ठीक है सुनील भैया, क्या बता? सब बढ़िया भाई, तू बता। हाँ जी, एसिम्प्टोटिक टू द बेस लाइन भी टच करने का प्रयास करता है परंतु कभी टच नहीं करता। ठीक है। इसकी रेंज, ये इस तरफ नेगेटिव साइड होती है, इस तरफ पॉजिटिव साइड होती है।
ठीक है, इसकी रेंज यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, ये रेंज रहती है इसकी। ठीक है, चलो जी, पांचवा पॉइंट रेंज का ही आ गया। रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। छठा, टोटल एरिया कितना होता है इसका? 1 के बराबर होता है, क्योंकि हाफ हाफ होता है ना, 50-50 होता है, 50-50% होता है, 0.5 होता है। जी सर। सातवां कहता है हाँ जी, यस सर। सातवां है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या कहता है कि जो ग्राफ है, ठीक है, जहां पे टॉप पॉइंट होता है वहां पे मीन इज मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब आठवें पॉइंट में कहता है मीन ऑर्डिनेट। मीन ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? बीच में मीन बराबर है और लेफ्ट साइड 50% और राइट साइड भी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50% एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मीन है सारे ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो हमारा ग्राफ था यहाँ पे मीन मैक्सिमम होता है, तो इसने इसको ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, इसकी वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू 0.5 है। ठीक है, अगला बात क्या कहता है, ये फॉर्मूले शायद मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स। इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स, इसका फॉर्मूले का मतलब क्या है? Q3 माइनस m, ये पहले भी लिखवाया था ना आपको। हाँ जी सर, लिखवाया था -Q1। ठीक है, फिर अगला फॉर्मूला ये भी लिखवाया था, QD इक्वल टू 2/3 SD। ठीक है, इसी से SD का फॉर्मूला बना के बताया था 3/2 QD, बनाया था ना। यस सर। हाँ जी, 11वीं प्रॉपर्टी है मीन डेविएशन। MD का फॉर्मूला बताया था 4/5 SD, इससे भी SD बनाया था अपन ने 5/4 क्या MD। ठीक है, फिर दोनों से एक फॉर्मूला और बनाया था, याद है आप लोगों को? क्योंकि SD बराबर रख के बनाए थे। ठीक है, अगला आता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारी ग्राफ है जहां से ये मूव करता है, ठीक है, जहां से ये मूव करता है, यहां से ये मूव कर रहा है, यहां से, इधर से यहां से मूव करेगा, जब अब थोड़ा सा खुला होके बनेगा ना, यहां से मूव करेगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, x बार -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इधर x बार +1, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, ये यहां पे रहता है हमारा x बार। ठीक है, ये वाली साइड इसने बना दी +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाली साइड इसने बना दी -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहां से ये मूव करता है। अगला पॉइंट तो हमें पता ही है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, खास बात याद रखने वाली है इसमें, कांस्टेंट। ठीक है, इसमें जो मीन होता है इसको अपन x बार भी बोल सकते हैं, म्यू भी बोल सकते हैं और m भी बोल सकते हैं। ठीक है, SD ही रहता है,
ठीक है, वेरिएंस स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ही रहता है। ठीक है, और जो मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहलाता है, ठीक है, उसकी वैल्यू रहती है √β1 बराबर 0। और कर्टिसिस की वैल्यू लिखूं, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस की वैल्यू लिखूं तो β2 बराबर 3 कहलाती है। ठीक है, इसमें अगर आप मेन पैरामीटर की बात करें तो 2 पैरामीटर होते हैं। मेन पैरामीटर है इसके अंदर एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 16वीं प्रॉपर्टी है एरिया प्रॉपर्टी। ठीक है, एरिया प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कितना एरिया ये घेरता है। जैसे आप लिखें एक्स बार -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, या फिर प्लस माइनस आप इसको लिखे तो इसमें आपने एरिया की वैल्यू लिखनी है 0.6826। अगर यहाँ पे मैं +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दूं तो ये वैल्यू हो जाती है 0.9545। अगर मैं +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दूं तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 0.73। यानी कि ये 68.26% परसेंटेज में काउंट करो तो ये 95.45% एरिया। अगर आप कहें इधर तो 99.73% एरिया। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी, यस सर। ठीक है। टॉपिक आज पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी अपन ने कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी है। वैसे तो मैंने तो मोस्टली आपको करवा दिया, अब डिफरेंस रह गए बाइनोमिनल पॉइजन नॉर्मल में। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एक ये ना इसका जो डिफरेंस है, जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें मैंने तीनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के देखना। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं फिर कल की आधी क्लास और मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। वैसे इंपॉर्टेंट है, जो बात रह गई डिफरेंस रह गए इनके तीनों के। ओके ठीक है, सर। हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है। ठीक है, कोई नहीं, आप इस पे आधी क्लास कल लगा ही देंगे, आप लोग पढ़ भी लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस में चीजें तो यही आएंगी जो आपने पढ़ ली। यस सर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी काफी है फिर आपके लिए। यस सर। शिवानी जी आया समझ में? सर वो बोल तो रही हैं बट उनके वॉइस नहीं आ रही। निशा जी आपको आया समझ में? हाँ जी सर, आ रहे हो कुछ 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 वाली बात मत किया कीजिए आप। कुछ में कहाँ दिक्कत रहती है आपको, मेरे को ये बताओ एक बार आप। सब में ना कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये ना इंग्लिश के वर्डिंग उससे तो थोड़ी ज्यादा